Hey guys, so today we will discuss the remaining topics of surface chemistry like properties of colloidal solution, okay, emulsions क्या होती हैं, then applications of colloids etc. तो let us start. तो ये रही आपकी फर्स्ट टॉपिक आज की प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, दे आर हेट्रोजेनस कैरेक्टर बियर करते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दो फेजेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा दे आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, दे कैन बी फिल्टर्ड थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर और बाय यूजिंग द एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। सिंपल फिल्टर से वो पास कर जाते हैं, बट अगर हम उसमें एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन अप्लाई करें या फिर अल्ट्रा फिल्टर यूज़ करें तो हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आपका आता है कि इम्पॉर्टेंट टर्म ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ये टर्म एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने दी थी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के, वो कंटिन्यूसली सॉल्यूशन के अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक है। और बम्बार्डमेंट करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। एक पार्टिकल है दूसरा, तो ये आपस में एक दूसरे का स्ट्राइक करते रहते हैं, उसके कारण ये इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। जिग जैग मोशन में, जिग जैग का मतलब रैंडमली हर कहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ओके। जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और टकराते रहते हैं, ठीक है। जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके पार्टिकल के साथ करेंगे वैसे करके। अब इसका कॉज क्या है? तो इसका कॉज यही है कि जो साइज़ होता है पार्टिकल का वो डिफरेंट होता है दोनों का, ठीक है। इसीलिए अलग अलग अनबैलेंस्ड जो बॉम्बार्डमेंट हो जाती है, अनइक्वल और अनबैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है। एक थोड़ा हैवियर पार्टिकल टकराता है दूसरे से, तो उसके कारण वो मूव करते जाते हैं और डिफरेंट पाथ में, जिगजैग मोशन में, तो उसको हम बोलते हैं फिर ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी ऑप्टिकल से रिलेटेड। तो ये होती है आपकी टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो ऐसा फिनोमेना जिसमें जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को के थ्रू लाइट को पास करवाते हैं तो वो जो लाइट होती है वो स्कैटर कर जाती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, as a result of which the path of beam of light it become visible is called Tyndall effect, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, मैंने बोला जब हम उसके थ्रू लाइट को पास करवाते हैं तो उस लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। अब टिंडल इफ़ेक्ट जो होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है या रोल क्या है? तो ये आपके जो हिट्रोजीनियस नेचर होता है सॉल्यूशन का उसको प्रूव करता है। नेक्स्ट, कंडीशंस क्या है टिंडल इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये बोलता है जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए जो वेवलेंथ लाइट के हम यूज़ कर रहे हैं उससे। और सेकंड, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं उनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंस की है टिंडल इफेक्ट की। तो जो टिंडल इफेक्ट है, जैसे मैंने बोला, हेट्रोजेनियस नेचर जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का उसको प्रूव करता है। और इसके अलावा जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है उसको बनाने में, डेवलप करने में भी इसका रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल जैसा होगा पूरे पार्टिकल के ऊपर सेम ही चार्ज होगा।
सो नेक्स्ट आता है आपका, अब नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सोल कौन कौन बनाता है, तो इसमें आपके मेटल आते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये सारे नेगेटिवली चार्ज सोल बनाते हैं। इसके अलावा जो आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, लाइक आयरन के हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बनाते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। मेटल के सल्फाइड लाइक कैडमियम के, आर्सेनिक के, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड बनाते हैं। इसके अलावा स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, क्ले हो गई, ठीक है, चारकोल है, एसिडिक डाइज होती हैं लाइक यूसिन होगी, कॉन्गो रेड होगी, तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सोल बनाते हैं। पॉजिटिवल में ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, टाइटेनियम का ऑक्साइड है। बेसिक डाइज होगी, लाइक कौन सी होती हैं बेसिक डाइज, मिथाइलिन ब्लू होगी, प्रूशियन ब्लू होगी। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, तो ये सारे पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते बार आप थोड़ा एसिड और बेसिक आमने सामने कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपकी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या होता है, तो जो मूवमेंट होती है डिस्पर्शन मीडियम की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग। तो बेसिकली ये होती है आपकी मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जनरली क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इस केस में भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की जगह क्या कर रहे हैं हम जो आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है उसकी मूवमेंट को रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम डिस्पर्शन मीडियम की पार्टिकल की मूवमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये क्या होता है देखो, इसमें और दूसरे में एक ही चीज़ का डिफरेंस है मेन, द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो आपके डिस्पर्स्ड फेज है उसके कोलाइडल पार्टिकल की मूवमेंट करवाते हैं जो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड लगाए होंगे हमने बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसको हम और क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, the phenomena of precipitation of a colloidal solution by the addition of excess of an electrolyte। तो जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में चेंज करते हैं, प्रेसिपिटेशन करवाते हैं उसकी, कैसे, बाई एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर देते हैं, तो उसके कारण वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसीलिए हमारे को क्या मिलते हैं, उसके प्रेसिपिटेट मिलते हैं। उसका एग्जांपल है, तो बेरियम क्लोराइड को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड के अंदर, उसके सॉल्यूशन के अंदर, तो बेरियम के जो कैटाइंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड जो सोल पार्टिकल होते हैं हमारे, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे और कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन उसकी कर देते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आता है आपका एक रूल जिसको हम बोलते हैं हार्डी-स्कल्स रूल। हार्डी एंड स्कल्स ने क्या किया, उन्होंने जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कोएगुलेशन पावर को स्टडी किया, ठीक है, फ्लोकुलेशन पावर को, और उसके बाद एक लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं हार्डी-स्कल्स लॉ, ये रूल। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अब बोलता क्या है लॉ, वही बोलता है कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया होगा जिसके जो आयन्स होंगे अपोजिट होंगे टू द सोल पार्टिकल के, अपोजिट चार्ज होगा उनके ऊपर, वो इफ़ेक्टिव होते हैं कोएगुलेशन कॉज करने के लिए, और इन आयन्स को हम बोलते हैं एक्टिव कैटाइंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या बोलता है इसका, कि जो कोएगुलेटिंग पावर होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो डायरेक्टली रिलेट होती है उसकी वैलेंसी जो होगी, ठीक है, एक्टिव आयन्स की, जिसकी जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उसकी उतनी ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी। सो फॉर एग्जांपल, to coagulate the negative soul of arsenic sulfide, the coagulating power of different cation has been found to decrease in the order। तो डिक्रीज कर रही है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, देन मैग्नीशियम आयन, देन सोडियम आयन, ठीक है। और ये जो मिनिमम कंसनट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए होती है
कोएगुलेशन करने के लिए, इसको हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन पावर या वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, व्हाट इज़ प्रोटेक्शन? तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलॉइड्स। ध्यान रखना, तो लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो क्या हुआ है, जो हम प्रेसिपिटेशन कर रहे थे बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, उससे हमने लायोफोबिक कोलॉइड्स को जब बचाते हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, इससे आपका गोल्ड नंबर। तो व्हाट इज़ गोल्ड नंबर? ये बोलता है कि कितने मिलीग्राम हमारे को प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स चाहिए 10 ml गोल्ड की कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए जब उसमें 1 ml 10% सॉल्यूशन हमने सोडियम क्लोराइड का ऐड किया होगा, तो उसको हम बोलेंगे गोल्ड नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 2 दिन के मैंने लिखे हैं, बाकी बुक में अवेलेबल है। जो जिलेटिन है उसका सबसे कम होता है गोल्ड नंबर, और सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का 0.03 से 0.07 है, स्टार्च का आपका 15 to 25 है। तो मतलब गोल्ड नंबर जिसका कम, जितना कम होगा उतना अच्छा वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमल्शन। सो व्हाट इज़ एमल्शन? तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें दोनों डिस्पर्स्ड फेज एज वेल एज डिस्पर्शन जो मीडियम है, दोनों आपके लिक्विड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एमल्शंस। ठीक है, तो जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं एमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एमल्सिफायर या फिर एमल्सिफाइंग एजेंट। और इसके एग्जांपल हैं आपके गम हो गया, सूप हो गया। ठीक है, सोप के अलावा जिलेटिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? एमल्सिफायर्स के। नेक्स्ट चीज़ है आपकी टाइप्स ऑफ एमल्शन। तो एमल्शन इज ऑफ 2 टाइप मेन। फर्स्ट ऑयल इन वाटर टाइप एमल्शन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम O/W, ऑयल इन वाटर। तो ऑयल क्या है इसमें, देखो ऑयल डाल रहे हैं हम वाटर के अंदर। ठीक है, तो ऑयल हुआ आपका डिस्पर्स्ड फेज और वाटर हुआ डिस्पर्शन मीडियम। तो ये आपकी बनी फिर ऑयल इन वाटर टाइप एमल्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑयल जो होता है दैट एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज, जैसे मैंने बोला, और ये स्मॉलर अमाउंट में होता है। और जो आपका वाटर होगा वो डिस्पर्शन मीडियम की तरह एक्ट करता है, और ये एक्सेस अमाउंट में होगा। अब इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल है आपका मिल्क। तो मिल्क जो होती है एक फैट और वाटर की एमल्शन होती है, फैट इन वाटर। ठीक है, फैट डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर। इसके अलावा केजिन जो होती है उसमें एज अ एमल्सिफायर एक्ट करता है। केजिन जो होती है एक मिल्क प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट होती है आपके मिल्क के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा वैनिशिंग क्रीम जो होती है वो भी इसका एग्जांपल है। और ये जो आपकी ऑयल इन वाटर टाइप की एमल्शन है, इनको हम एक्वस एमल्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कई बार आपको बताया एक्वस मतलब वाटर में जब हम कोई चीज़ डिज़ोल्व करते हैं तो वो बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपकी वाटर इन ऑयल टाइप। अब अपोजिट हो गया, वाटर हम ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, और उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं आपका के अंदर। ठीक है, तो ये बन गई वाटर इन ऑयल टाइप की एमल्शन। तो इसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज होगी और ऑयल जो होगा डिस्पर्शन मीडियम होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आता है आपका बटर। तो बटर में क्या है, अपोजिट हो गया वाटर इन फैट्स। तो आपने देखा होगा बटर में बीच में जो लस्सी होती है उसका कुछ अमाउंट रह जाता है, तो उसको हम बोलेंगे वाटर इन फैट। इसके और एग्जांपल आपके कॉड लिवर ऑयल हो गया। ठीक है, कोल्ड क्रीम हो गई, और इसको हम ऑयली एमल्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंटेंट किसका है, फैट्स का होता है। नेक्स्ट आती है फिर एप्लीकेशंस ऑफ एमल्शन। तो एमल्शन जो होती है ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने में हेल्पफुल होती है, जो मेटलर्जी में यूज़ होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को बोलते हैं मेटलर्जी। नेक्स्ट बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं एमल्शन के बेसिस पे बनती है, उनका प्रिंसिपल बेसिक एमल्शन होता है। इसके अलावा जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, ठीक है, वो भी एमल्शन के ऊपर काम करता है। मिल्क जो है वो भी एमल्शन है, अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट आता है जेल। क्या होते हैं, व्हाट आर जेल्स? तो जब लिक्विड को हम सॉलिड में डिस्पर्स्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं जेल। ठीक है,
अब जो प्रोसेस होता है किसी जेल को बनाने का उसको हम बोलते हैं जेलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स। तो फर्स्ट इलास्टिक जेल क्या होता है। तो ऐसे जेल जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जो इलास्टिक होते हैं उनको बोलते हैं इलास्टिक जेल। तो इनकी और क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो इन पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। अगर उस फोर्स को रिमूव कर दें तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में चेंज हो जाते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज शो करते हैं। इसके अलावा अगर हम जेल इलास्टिक जेल की डिहाइड्रेशन कर दें, इसमें से पानी को रिमूव कर दें, तो वो क्या करता है, सॉलिड हो जाता है। अगर हम उस सॉलिड को फिर से पानी के अंदर रख दें तो वो फिर से ओरिजिनल शेप में चला जाता है और इम्बिबिशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्बिबिशन क्या होता है। वाटर एब्जॉर्ब जब हो जाता है किसी चीज़ के अंदर तो उसको हम बोलेंगे इम्बिबिशन। सेकंड आता है, इसके एग्जांपल आगे जिलेटिन, अगार, स्टार्च। नेक्स्ट आता है नॉन इलास्टिक जेल। तो ऐसे जेल जो रिजिड होते हैं और इलास्टिसिटी उनमें नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है उनको हम बोलते हैं नॉन इलास्टिक जेल। तो ये एक बार सॉलिड में चेंज कर दिया हमने इनकी शेप तो फिर से दोबारा ओरिजिनल शेप एक्वायर नहीं कर सकते और ये इम्बिबिशन भी शो नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल सिलिका जेल। नेक्स्ट आता है आपका फिर एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। तो सबसे पहले ये हमारे सीवेज जो डिस्पोजल होता है उसमें हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ जो सोप होता है उसमें मेन रोल होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन बनती है इनके प्रिंसिपल के ऊपर। और आर्टिफिशियल रेन करवाने में ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, रबर को बनाने में। इसके अलावा टैनिंग ऑफ लेदर करने में हेल्पफुल होते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, जिसमें कैटरल प्रोसेस प्रेसिपिटेटर का यूज़ किया जाता है, तो उससे जो चिमनियों से स्मोक निकलता है उसको रिमूव करने में ये हेल्पफुल होते हैं। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डेल्टा जो रिवर्स बनाती है जब ओशन में मिलती है तो उसमें भी कोलाइड्स का प्रिंसिपल यूज़ होता है। आप मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर या कोलाइडल पार्टिकल के टाइप से जो मुझे हमने पढ़ा उस सब की प्रॉपर्टीज़ हेल्पफुल होती हैं इसमें। मतलब उसके जो भी एप्लीकेशन है वो सारी हम इकट्ठी करके इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।